नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरा नाम पंडित राजेश आचार्य जी है और आज मैं ये दूसरी वीडियो ज्योतिष से रिलेटेड आपके लिए बना रहा हूँ। हमने इससे पहले ज्योतिष के तौर पर राशि एवं उसके अंशों की गणना के बारे में जाना कि कौन सी राशि कितने अंश तक रहती है। आपको थोड़ी परेशानी आवाज़ करके आ सकती है क्योंकि जो मेरा माइक है वो आने में थोड़ी देरी कर रहा है। फिर मैं माइक से आपकी वीडियो, ये जो ज्योतिष से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए माइक से बनाया करूँ। अभी प्रारंभ में थोड़ा दिक्कत आएगी क्योंकि मुझे थोड़ा वॉइस से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत आ रही है, तभी आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, पर कोई नहीं। प्रयत्न करते हैं कि मैं आपको अच्छा सुगम बोलने का प्रयास करूं जिससे आपको स्पष्ट चीज़ें समझ में। तो आज के टॉपिक में हम, जैसा कि आप देख रहा कि ग्रहों की गणना, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि उसमें भी ग्रहों की गणना लिखा हुआ है। तो आज हम ग्रहों की गणना करेंगे कि हमारे कितने ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का स्वभाव कैसा, और पुराने जो ऋषि मुनि होते थे तो इन ग्रहों के स्वभाव के अनुसार ये ऐसा क्या देखते थे ब्रह्मांड में कि लोगों के बारे में ये बता देते थे कि वो प्राणी का स्वभाव, चाल चलन कैसा है, वह प्राणी का भाव कैसा है, हाव भाव कैसा है। ये हमारे जो ऋषि मुनियों का जो ताप था वो कैसे प्रबल हुआ। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि ज्योतिष में बादशाह बना देंगे। तो दोस्तों यही प्रयत्न मेरा है कि मैं आपको ज्योतिष में पूर्ण रूप से बादशाह बनाने की प्रतिज्ञा करूं। बस थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, इन परेशानियों को देखते हुए आपको सारी चीजें मेरे साथ पुष्ट करनी होंगी। तो अभी जो वीडियोस बनेंगी वो थोड़ी छोटी बनेंगी। पहली जो वीडियो थी वो थोड़ी लंबी बनी थी जिसमें आपको मैंने सब कुछ बताया। अब कोशिश करेंगे कि वीडियो का प्रक्रम सही रहे और आपको प्रत्येक चीज समझ में आए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ग्रहों की गणना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लिया जाता है, तो श्री गणेशाय नमः बोल करके हम गणेश भगवान के नाम के अनुसार अपनी शिक्षा प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो साक्षात योग में 360 डिग्री कोण पर पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। 360 डिग्री कोण पर जो पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, उस ब्रह्मांड में जो हमारी ग्रह हैं, जो मुख्य रूपी जो ग्रह हैं, जैसे हमारी पृथ्वी एक प्लेनेट हो गया और बुध एक प्लेनेट हो गया, जुपिटर मतलब बृहस्पति एक प्लेनेट हो गया, वो प्रत्येक जो प्लेनेट है वो चक्कर लगा रहा है। वो चक्कर किसके लगा रहा है? वो हमारा मुख्य जो स्थानीय ग्रह बोला जाता है वो हमारा बीच में, यहां पर हम लिखेंगे क्या? सूर्य, जिसको हम बोलेंगे शनि। ये हमारा मुख्य ग्रह है जिसके चक्कर प्रत्येक ग्रह लगा। आपको ये इतना ज्ञान होगा या ज्ञान होगा। सूर्य के बाद जो प्रथम ग्रह होता है, जो हमारा मुख्य रूप से जो वैदिक ज्योतिषी के अनुसार जो ग्रह बताए गए हैं, उसमें जो दूसरा ग्रह आता है, आपको भी पता है कि दूसरा ग्रह जो है चंद्र। तीसरा होता है हमारा मंगल। चौथा होता है हमारा बुध। पांचवा होता है हमारा गुरु, जिसको हम बृहस्पति बोल सकते हैं। और फिर होता है हमारा शुक्र। फिर होता है हमारा शनि। फिर होता है हमारा राहु और केतु। ये 9 ग्रहों का प्रक्रम हमारी वैदिक ज्योतिषी के अनुसार, 7 जो जो ग्रहों का प्रक्रम वैदिक ज्योतिष के अनुसार बताया गया है। और ये जो 2 ग्रह होते हैं ये हमारे छाया ग्रह बताए गए। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि हमारी जो वैदिक परंपरा, वैदिक जो नीति है, उसमें जो हमारी जो ग्रहों की पूजा की जाती है, कर्मकांड में जो ग्रहों की पूजा की जाती है वो इसी क्रम से की जाती है। तो आपको ये क्रम भी पता होना चाहिए। सबसे पहले सबसे बीच में, मध्य में सूर्य नारायण भगवान को रखा जाता है, जिसको सूर्य आदि नवग्रह मंडल देवता कहा गया है। कि सूर्य के जो आदि में आते हैं वो ये 9 ग्रह मंडल देवता है। तो यही प्रक्रम आपको देखने को मिला कि सूर्य के जो ऊपर, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सूर्य के ईशान पूर्व में, ये हमारा पूर्व हो गया,
ये हमारा दक्षिण हो गया। तो ईशान कोण में हमारे चंद्र को रखा गया। ये मंगल, ये बुध, ये गुरु, ये शुक्र, ये शनि, ये राहु, ये केतु। तो ये हमारे नवग्रहों का सार वैदिक ज्योतिष के अनुसार रखा गया। हो सके तो आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही एक बार साइड की तरफ ग्रहों के क्रम को उतारिए, जिससे आपको कर्मकांड से रिलेटेड की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए, ये हमारे नवग्रहों का सार है, जैसे कि आप पूर्ण रूप से देख चुके हैं। तो आइए अब नवग्रहों का क्रम देखते हैं कि नवग्रहों की प्रणाली कैसे बनी, नवग्रहों का सार पुष्ट कैसे। तो सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है हमारा? सूर्य। सबसे मुख्य ग्रह बोला जाता है हमारा सूर्य। फिर आता है हमारा चंद्र। तीसरा आता है हमारा मंगल। चौथा आता है हमारा बुध। पांचवा आता है हमारा गुरु, जिसको बृहस्पति भी बोलते हैं। छठा आता है हमारा शुक्र। सातवां आता है हमारा शनि। आठवां आता है हमारा राहु। नौवां ग्रह आता है हमारा केतु। ये नवग्रहों की प्रणाली हम नवग्रहों में ये वैदिक ज्योतिषी में पढ़ते हैं। इन 9 ग्रहों का प्रभाव भी हमारी वैदिक ज्योतिषी में देखने को मिलता है। दोस्तों, अब ये प्रारंभ करते हैं 9 ग्रहों का सार। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो सूर्य ग्रह होता है वो एक तेजस्वी का कारक है। मतलब किसी मनुष्य को एक प्रधान स्थान देने का महत्वपूर्ण जो योग होता है, महत्वपूर्ण जो कर्म होता है, वो हमारा सूर्य देखता है। क्योंकि सूर्य ही चराचर जगत में, ये कहा गया है कि सूर्य जो देव है वो अगर प्रताप दिखाए तो अग्नि की ज्वाला में किसी को भी भस्म कर सकते हैं। ये प्रतापी भाव को रखने वाले हैं, जिसको सूर्य कहा गया। ऐसे ही चंद्रमा का प्रभाव देखा गया तो चंद्रमा कारक है शीतलता का। चंद्रमा के प्रभाव देखे गए तो उसमें चंद्रमा के प्रति शीतलता, चंद्रमा के प्रति सुगमता, मतलब ठंडक का कारक हमारा चंद्रमा। तो इसको चांदनी रात में जब चंद्रमा का कारकत्व देखा गया तो उसको चांदनी रात का योगी बता करके हमारा जो मन भाव है वो चंद्रमा के प्रति शीतल हो गया। तो शीतलता का कारक मंगल। आपको ग्रहों को, शरीर में ग्रह किस किस चीज के कारक होते हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा, पर क्रम से चलना है हमें। जैसे मंगल मंगलिक योग का कारक है। जैसे मंगल कार्य, सुगम कार्य, वो मंगलिक योग का कारक में। बुध, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बुध वैसे तो और भी कई चीजों का कारक होता है, पर एक तरह से लेके चलिए कि बुद्ध बुद्धि प्रदातार। तो बुद्ध बुद्धि का कारक। गुरु, देवों के गुरु बृहस्पति। देवों के जो गुरु हैं बृहस्पति, वो एक तरह से ये हम बोल सकते हैं कि इसमें आपको अनेक प्रकार के कारकत्व मिल जाएंगे। जैसे राजयोग बनाना हो तो हमारे इसमें महत्वपूर्ण कार्य बृहस्पति का होता है। शुक्र होता है हमारा लग्जरी लाइफ का। जब किसी को लग्जरी, सुगम जीवन, अच्छा प्रतीत होने वाला जीवन देना तो उसमें शुक्र का बहुत बड़ा। शनि जो है हमारे कर्म का कारक है। जैसे किसी को वकील लाइन में जाना, किसी को जज बनना है, किसी को कुछ बनना है, कर्म के आधार पर जो हमारा मुख्य ग्रह है वो हमारा शनि है। राहु और केतु को छाया योग्य ग्रह बताया गया, तो ये भी कारकत्व रखते हैं। राहु के लक्षण भी काफी हैं, उनमें से कुछ लक्षण अच्छे भी होते हैं और कुछ लक्षण बुरे भी होते हैं। तो राहु और केतु का क्रम भी हमारा सुगम में और दुर्गम दोनों में बताया गया। तो मैं आपको धीरे धीरे सभी ग्रहों का क्रम बता, अभी मैं आपको थोड़ा बहुत ग्रहों के बारे में बता दिया, ग्रहों की गणना कि ग्रह होते कितने। गणना मतलब संख्या, संख्या मतलब कितने, तो कितने होते हैं हमारे ग्रह वो मैंने आपको बता। ऐसे ही अब ग्रहों की हम राशियों की बात करें, मुख्य जो ग्रहों की राशियां होती हैं, जैसे इन ग्रहों को रहने के लिए स्थान दिया जाता है, इनको भोग करने के लिए, या फिर एक स्थान को अपना घर दिया जाता है। जैसे नक्षत्रों के समूह को राशि बोलते हैं, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे ही हम ये बोल सकते हैं कि राशियों पर वास करने वाले किसी भी कारक को, किसी भी तत्व को ग्रह कहा जाता है। राशियों पर भोग करने वालों को, राशियों के घर में रहने वालों को हम ग्रह कहते हैं। जैसे सिंह राशि हमारे सूर्य की राशि कही गई है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो सूर्य की मुख्य राशि होती है सिंह, सिंह राशि।
चंद्र की राशि होती है कर्क। मंगल की दो राशियां होती हैं जिसमें वो भोग करता है। पहली राशि होती है उसकी मेष और दूसरी, बताइए, पहली राशि होती है मेष और दूसरी राशि होती है वृश्चिक। बुध की दो राशियां, पहली होती है मिथुन, बुध मिथुन मतलब दो बुद्धि, आपको बता चुका हूं। दूसरी होती है कर्क। गुरु की भी दो राशियां, पहली होती है धनु और दूसरी होती है मीन। शुक्र की भी दो राशियां, पहली होती है वृष या वृषभ और दूसरी होती है हमारी तुला। शनि की भी दो राशियां, मकर और कुंभ। मकर और कुंभ, ये हमारी 12 राशियों का प्रक्रम हो गए। 2, 4, 6, 8, 10 और 2। राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती पर इनका प्रभाव भी है। जब ये राशियों के ऊपर प्रभाव दिखाते हैं तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये हमारी राशियां हैं। अब जो ग्रहों की राशियां होती हैं उनको स्वराशि कहा जाता है। ये सब राशियां क्या है? स्वराशि। तो इनको हम नाम दे देते हैं स्वराशि। स्वराशि। तो अब आप अपनी कॉपी निकालिए और कॉपी में पेन लेकर के ये नोट करिए क्रम से। एक एक ग्रह लिखिए, उसमें ग्रहों की ऊपर आप, मैंने यहां डाला, आप यहां डाला, ग्रहों की स्वराशियां। स्वराशियां डालिए, उसमें ये सारी राशियां क्रम से ऐसे लिख लीजिए, जो भी ग्रहों की राशियां हैं। और इनके सामने लिख देना छाया ग्रह। जैसे राहु है हमारा छाया ग्रह, तो इनके सामने क्या लिख देना है हमें? छाया ग्रह। इसके भी सामने छाया ग्रह। अब आप बोल रहे हो कि राहु और केतु को छाया में ले रहे हो, इसका भी प्रभाव होता है। आपको धीरे धीरे सब चीज का प्रभाव पता चलेगा। ये अभी छाया ग्रह है, जब ये अपना प्रभाव दिखाने पे आते हैं तो इतना प्रतापशाली प्रभाव होता है इनका कि मनुष्य को रंक से राजा नहीं, राजा से रंक, गड्ढे में तक गिरा सकते हैं, इतना प्रभाव होता है। तो हमने ये क्या जाना कि राशियां जो ग्रहों की स्वराशियां होती हैं। अब स्वराशि नाम क्यों दिया गया? क्योंकि स्वयं की राशि। स्वराशि मतलब स्वयं की राशि। ऐसे ही ग्रह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कौन सी राशि में नीच के होते हैं, और कितने अंश तक कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ उच्चतम और नीचतम प्रभाव रखता है, वो भी हम आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। तो अभी आपने क्या जाना? ग्रहों की स्वराशि। ये ग्रहों की स्वराशियां जो है वो ये अपने आप में ही प्रभावशाली है। जैसे अगर हम कुंडली का लग्न चार्ट देखते हैं, जैसे मैंने ये कुंडली का लग्न चार्ट आपके सामने फिर से बनाया। अब इसमें क्या प्रक्रम देखोगे कि इसके 12 भागों के बीच में या फिर 12 भागों में कहीं पर मैं कहता हूं यहां पर सिंह राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, और यहां पर हमने ये 5 लिख दिया, सिंह राशि हो गई, 5 लिख दिया। और मान के चलिए 5 मतलब सिंह होता है, ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। एक मतलब मेष, 2 मतलब वृष, 3 मतलब मिथुन, 4 मतलब कर्क, ये क्रम से आपको याद करना। तो 5 मतलब हमारी सिंह राशि हो गई। अब हम मान के चलते हैं कि 5 मतलब सिंह राशि का स्वामी सूर्य। कैसे भी करके सूर्य अगर इसी घर में आ जाता है तो ये इस घर का मालिक है, क्योंकि इसकी स्वराशि है। तो सूर्य ग्रह इस घर का मालिक होकर के इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि ये उस मनुष्य को इस राशि के हिसाब से, अपने प्रभाव के हिसाब से उच्चतम कोटि का फल देगा, स्वराशि के अनुसार। जैसे अगर हम यहाँ पर अगर हम क्या चेष्टा करना है कि यहाँ पर अगर हम 8 लिखते हैं, 8 मतलब वृश्चिक। अब वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। तो अगर यहाँ मंगल आ जाता है तो मनुष्य का ये जो कर्म क्षेत्र होता है, ये जो पिता और कर्म का क्षेत्र होता है, ये इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि वह अपने कर्मों से कुछ भी मंगल के अनुसार इतना प्रभावशाली हो जाएगा। अब मैं आपको राशियों का प्रक्रम बताता हूँ। ये मैं आपको लग्न चार्ट बताऊंगा कैसे बनाते हैं, सब कुछ आपको सिखाऊंगा। अभी थोड़ा धैर्य रखिए, धीरे धीरे सीखते चलिए। तो ये आपको बताया कि राशियां जब ग्रह राशियों के साथ बैठ जाते हैं, अपनी स्वराशियों के साथ बैठ जाते हैं, तो कैसा फल देते हैं? ये उच्च के हो जाते हैं। और इसमें इतना भी प्रभाव होता है कि ये दोषों को भी खत्म कर देते हैं।
जैसे मंगलिक दोष, काल सर्प दोष और गुरु चांडाल दोष, ये कुछ दोष होते हैं, जैसे पितृ दोष, ग्रहण दोष, ये सब कुछ मैं आपको बताता चलूंगा। तो ये राशियों की, ये ग्रहों की स्वराशियां, ये आपको पता चले ग्रहों की कौन कौन सी स्वराशियां होती है। ये ग्रहों की गणना है, प्रत्येक ग्रह की एक राशि और प्रत्येक ग्रह का शब्द। इसमें अब ये भी देखा जाएगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में किस अंश पर बैठा और कौन सी राशि। राशियों का जैसे आपको पता है कि राशि, प्रत्येक राशि 30 अंश तक रहती है, ऐसे हमें ग्रहों का सार भी देखना। ये जो सूर्य है ये सबसे उच्चतम कोटि का ग्रह है, इसके साथ अगर कोई भी ग्रह बैठ जाता है उसको अस्त कर देता है। वो भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, अस्त क्या होता है, वक्री क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे समझाता। तो आपने क्या सीखा कि ग्रहों की स्वराशियां क्या है, ग्रहों की गणना सीखी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और कमेंट में ये मुझे बताइए कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई। जो चीज आप कमेंट में लिखोगे वो चीज में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको ये चीज समझ नहीं आई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी राशियां समझ में आई होंगी। इसे नोट करिए, नोट डाउन करिए और ये याद रखिए आप कि कौन से ग्रह की क्या राशि होती है। बड़े भाव से और क्रम से चलना है और प्रत्येक चीज आपको क्रम से सीखनी पड़ेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई हुई होगी और ये कार्य आपको अच्छा लगा होगा। तो आप एक एक चीज को क्रम से सीखिए और ग्रहों की गणना को पूर्ण करिए। ठीक है जी, धन्यवाद।